बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी की खुली किताब से ज़्यादा खूबसूरत किताब है और इसमें जितने लोग हमें चलते फिरते नज़र आते हैं, सच्ची बात तो यह कि हर एक अलग कहानी होता है और अगर इंसान सीखना चाहे तो हर एक किरदार से बहुत उम्दा सीख सकता है, पर हम आमतौर पर सीखने पर आमादा नहीं होते। अभी जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ, मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग वाक़यात हुए हों, पर वो चुप करके गुजर गए हों, आपने उन पर कभी गौर भी ना किया हो। लाहौर में मैंने 2 घर ख़रीदे मुख्तलिफ़ औक़ात में, और हुस्न इत्तेफ़ाक़ ये कि दोनों दफ़ा जो ठेकेदार था या बीच का आदमी जिसने उसको ख़रीदारी में मुझे हेल्प आउट किया, वो मुंशी साहब थे। उनका नाम मुंशी असगर था। दीपालपुर के इलाके से आए हुए थे, यहाँ आके मिस्त्री बने, मिस्त्री बन के ठेकेदार बने और फिर उन्होंने ख़ुद घर बना के बेचने शुरू किए। और उनकी शोहरत यही थी कि वो रेत ज़्यादा लगा के घर बनाते थे और उसके बाद उनको बेच देते थे। खैर, अब उनसे चूँकि बार बार वास्ता पड़ा तो एक अच्छी इस्लाम दुआ हो गई, तो वो मुशावरत के लिए आमतौर पे मेरे पास आया करते थे। और वो किसी भी अपने ज़ेरे तामीर घर में एक जो खाली सा कमरा होता है जिसके ना दरवाजे होते हैं, ना खिड़की, ना बिजली, ना पानी, वहाँ चारपाई डाल के रहा करता था। फिर अपने बेटे को साथ ले आया। बेटे ने बीए किया था, फिर यहाँ आके उसने पूछा और पूछ के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीए में उसको दाखिल करा दिया। बच्चा ज़हीन था, समझदार था और थोड़ा एग्रेसिव था, और उसने वहाँ जाके जो सबसे तगड़ा ग्रुप था उसके साथ दोस्ती कर ली। ख़ातिन हज़रात, आपने फ़िल्मों में और ड्रामों में देखा होगा कि जितने जागीरदार होते हैं इन सब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं, पर इनके साथ उनके मज़ारे बंदूकें लेके या डंडे लेके पीछे बैठे होते हैं। कहीं लड़ने वड़ने जाना हो, किसी दावत पे जाना हो, तो वो शोशा के लिए उनके बिल्कुल साथ होते हैं। लोग आमतौर पे जागीरदारों को बुरा कहते हैं कि उनको जो शौक़ होता है, तो जो शहर है, शहर में भी ये मेंटालिटी पाई जाती है। जो सरमायादार होगा, जो ताकतवर होगा, उसका बेटा हमेशा चाहेगा कि 4-6 दोस्त उसके ऐसे हों जो उसके अतात गुज़ार हों, जो कहें चले खाना खाने चलें वो साथ चल पड़ें, चलो मरी चलते हैं वो साथ चल पड़ें, चलो कहीं चलते हैं। वो उस अपनी ताकत को एंजॉय करते हैं उन पर ख़र्च करके, और कभी लड़ना हो तो ज़ाहिर है ये मुफ्त के सिपाही उनको दस्तयाब होते हैं। तो ये नौजवान भी उसी ग्रुप में शामिल हुआ जो ताकतवरों का ग्रुप था, और उसमें एक साहब एक जज के बेटे थे, और ये अब उनका यूँ समझे कि दायां हाथ बन गया। और पढ़ाई का अभी इसका पहला साल हुआ था मुकम्मल कि उसने आके मुंशी ने मुझसे कहा कि सर, मेरे बेटे ने एक पढ़ाई छोड़ दी है और अपने एक दोस्त के साथ मिलके तो सब्ज़ाज़ार में एक कारखाना लगा रहा है जिसमें कपड़े की स्टिचिंग यूनिट है वो, तो आप प्लीज़ उसको मना करें कि वो ये ना करें। तो मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा, सर जी, दोस्ती अपने हान दे लोगों ना हों दीजिए, जो अपने से ऊंचे हों तो उनके साथ दोस्ती नहीं होती, या तो मुलाजमत होती है या ताबेदारी होती है। तो ये उनके साथ जितना भी काम करेगा बिलाखिर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये उसकी सीख थी, यानी उस अनपढ़ आदमी की। तो मैंने उसके बेटे को बुलाया, उसके साथ हम चाय वाय पी, काफ़ी देर बैठे। तो मैंने उससे कहा कि तुम क्या करने लगे? उसने कहा कि जी वो मेरे दोस्त हैं। तो वो कहते हम तो हमें काम आता कोई नहीं है, तुम ही हम में से समझदार हो, तो ये यूनिट है और तुम इसको संभालो, तुम इसको चलाओ और तुम ही इसके मालिक हो। तो मैंने पूछा कोई लिखत पढ़त हुई है? कहने लगा जी नहीं। तो मैंने कहा कुछ शेयर तय हुआ? कहने लगा नहीं। तो फिर कैसे काम चलेगा? उसने कहा जी जो मेरी ज़रूरत हुआ करेगी, लाइक हमने खाना पीना होता और तो ज़रूरत है कोई नहीं है, तो खाना पीना उन्हीं की तरफ से होता है, और कहीं जाना हो तो हम इकट्ठे चले जाते हैं। अब सोचें कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो तो उसकी अप्रोच साथ रह के ये बन गई हो कि चूँकि यारी दोस्ती है तो अच्छा वक्त गुजर जाएगा और बाकी कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने उसे बड़े प्यार से कहने की कोशिश की कि बेटा जब ये यूनिट स्मूथ हो जाएगा, चूँकि यूनिट लगाते हुए, बनाते हुए, लेबर को ढूंढते हुए, जो बहुत मुश्किल काम, स्टिचिंग यूनिट में ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल होती है। काम के लोग नहीं मिलते, वफ़ादार नहीं मिलते, जिनको कॉम्पिटेंट हो वो लोग नहीं मिलते। तो जब ये सारा चल पड़ेगा तो ऐसा ना हो कि तुम्हें ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दें। उसने कहा सर ये नहीं हो सकता, दोस्त है मेरे, जोटीदार हैं, हम इकट्ठे उठते बैठते खाते। हाँ, वो बाज़ वक्त गुनाह करने जाते तो मैं उनके साथ नहीं जाता, कुछ चीज़ों पे मेरी जो रिस्ट्रिक्शन है अपने बाप की वजह से मौजूद है।
पर वो बड़े वफ़ादार हैं, बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा लिहाज करते हैं, मुझे अपनी गाड़ी पे फ्रंट सीट पे बिठाते हैं और मतलब मुझे उनसे क्या चाहिए। खातिन हज़रात, ठीक 7वां महीना था, वो यूनिट चल पड़ा। उसका ब्रांड ये ज़्यादा देते थे, इकबाल टाउन में जो क्रीम ब्लॉक की मार्केट में बहुत अच्छी शर्ट्स वहाँ बनने लगी, वहाँ जाने लगे, लिबर्टी में जाने लगे। ये सारे स्पॉट उसने मार्केटिंग भी खुद की, वहाँ भी यूनिट भी खुद वो चलाता था। जब ये 7वां महीना हुआ और बिल्कुल एक सर्कल स्मूथ में चलने लगा, तो एक ज़रा सी बात पे उन्होंने उस लड़के को उसकी औकात याद दिलाई और लिटरली ठुड्डा मार के वहाँ से निकाल दिया। उस शाम वो बच्चा ख़ुदकुशी करने का सोच रहा था, जब उसका बाप पकड़ के मेरे पास लेके आया और कहा कि सर ये इसके साथ हुआ है। अच्छा, हम दोनों ने उसको शर्मिंदा नहीं किया, हम दोनों ने उसको शर्मसार करने की या ताना देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। मैंने उससे कहा कि बेटा 2 सूरतें हैं, या तो ये कि बुज़दिलों की तरह और हारे हुए लोगों की तरह रोना शुरू करो और उसके बाद भी रोना ही होगा, सारी उम्र तुम दुखी रहोगे कि ये मेरे साथ जुल्म किया, ये जुल्म किया, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा एतमाद तोड़ा, पर एंड ऑफ द डे कसूर तो तुम्हारा, तुमने सही लोगों को नहीं पहचाना। दूसरा ये कि अपनी डिग्री मुकम्मल करो और डिग्री मुकम्मल करने के साथ साथ तुम इसी तरह के काम में इंडल्ज हो जाओ और किसी जगह जॉब कर लो। अब अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह बहुत मेहरबान है, नीयतों का हाल भी जानते हैं और वो जो कहते हैं कि लैसल इंसाना इल्ला मासा, आप जितनी एफ़र्ट करते हैं रब आपको देता है। तो स्कीम मोड़ के करीब एक उस ज़माने में एक बड़ा सारा होता था हॉल, उसकी जो बेसमेंट थी वो खाली थी, वहाँ किसी ने स्टिचिंग यूनिट लगाया और बेशुमार धागा उसने इंपोर्ट किया, वो बड़े बड़े इनके होते हैं और सारी चीज़ें, पर उसका जो मुंशी था और उसका जो मैनेजर था उसको धोखा दे गया, तो सब कुछ पड़ा हुआ था। अब हुस्न इत्तेफाक ये कि हमारा प्रोग्राम वहाँ फूल का एक था उस हॉल में, जिसमें हमने तौकीर नासिर को बुलाया और याबिन सिद्दीकी साहब ने उनका बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। तो वहीं ये साहब कहीं नीचे गया, नीचे जब जाकर वो देखा तो जाके उन्होंने बंदा ढूंढना शुरू किया और पूछा कि ये किसका है। उन्होंने कहा जी वो फलां साहब का, वो तो बंद पड़ा। तो जाके ये मिले और चंद हफ्तों के बाद ही इस बच्चे ने अपनी एक्सपर्टीज से और मेहनत से और दयानत से उस काम को शुरू कर दिया। फिर कोई 1-2 माह के बाद उसने मुझे बुला के एक एक चीज़ दिखाई। अच्छा, वहाँ ही वॉज अ मैनेजर, ही वॉज बिहेविंग लाइक ए मैनेजर, ही वॉज लिविंग लाइक ए मैनेजर। मटियों मटी था, यानी वो हर काम खुद जानता था। उसने चीज़ों को ISO के स्टाइल में रखवाया और जो जहाँ जहाँ लोगों ने धागे खाए थे वो किए। उस रोज़ जब हमने बैठ के चाय पी तो उसने कहा सर ज़िंदगी में 7वां वो और 3वां ये, 10 महीने में जो मैंने सीखा शायद मैं ज़िंदगी के 10 सालों में ना सीखता कि यारी उससे जो अपने जैसा हो, दोस्ती उससे जो जिसके ख़ानदान का और आपके ख़ानदान का भी थोड़ा मैच होता हो, जहाँ ये ऊपर नीचे होंगे और दूसरा आप पे तरस खाए या रहम खाए और अंदर से आपको छोटा समझे, वो कभी आपकी इज़्ज़त करने को और कभी आपको अपने इवन बराबर ग्रूम करने का मौका देते हुए भी तैयार नहीं होता। जब जब उसे मौका मिलेगा आपके नीचे से वो सीढ़ी खींच लेगा। और मेरे साथ ये हुआ। फिर उसने कहा कि अगर जब मैं मुँह के बल गिरा था, अगर मैं गिरा पड़ा रहता तो मेरे ऊपर सारी दुनिया गुजर जाती, पर आज अल्लाह का शुक्र है मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। अब इस बात को 7 साल गुजर गए खातिन हज़रात। अब वो बच्चा माशाल्लाह बड़ा तो पहले भी था, अब वो खूब बड़ा हुआ। उसके अंदर जो खूब थी जो मुझे पसंद आई वो था वफ़ादार। उसने उस आदमी के साथ बहुत साल गुजारे और उसके इस यूनिट को न सिर्फ कामयाब किया, कामरान किया, बल्कि उसकी इजाज़त से कुछ उसने काम, स्पोर्टिव काम अपने अलग से शुरू किए। ये ज़्यादा समझदारी होती है कि आप मालिक के उस बिज़नेस के साथ बिल्कुल ना करो, लेकिन उस जैसा जो उसको स्पोर्टिव कुछ काम अपने ले लें कि जहाँ से आपको एक और अर्निंग हैंड मिलना शुरू हो जाए। अब माशाल्लाह उसका बाप अब वो कोई काम नहीं करता, अब वो आराम से अपने बेटे की अच्छे से साफ़ सुथरे से घर में जो उसके बेटे ने खुद अपने पैसे से ख़रीदा है, उसके बाप ने नहीं बनाया, वहाँ रहता है और पहले से साफ़ कपड़े पहनता है और पहले से ज़्यादा समझदारी वाली बातें करता है। क्योंकि जब बेटे जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं और कमाने लग जाएं तो बाप नए सिरे से जवान हो जाते हैं। सारे बापों की आरज़ू ये होती है कि उनके बेटे उनकी
कंड को या कमर को ज़मीन पे ना लगने दें, उनको उठा के खड़ा कर दें, बाइज़्ज़त बना दें और उनके ख़ानदान में वो फ़ख्र से ये कह सकें कि जिस बेटे को मैं दीपालपुर से लाहौर लेके गया था, पढ़ाया था, लिखाया था, उसने ज़िंदगी से सीखा और सीख के लाहौर में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आप किसी छोटे शहर में हो, छोटे गांव में हो, अपने बेटों को कुछ सीख ज़रूर दीजिए। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी दूसरों के कंधों पे बैठ के भी नहीं ली जा सकती और कामयाब ख़ास तौर पे अमीरों के साथ लटक के तो नहीं ली जा सकती। कामयाबी का वक्त होता है, कामयाबी का एक रास्ता होता है, कामयाबी की पगडंडी होती है। जाते ही ये आपको मोटरवे पे नहीं चढ़ाती, फिर साइड ट्रैक से होकर आप मोटरवे पे चढ़ते हैं और तब आपकी ज़िंदगी आसूदा, आसान और खुशहाल हो जाती है। इस बीच में जो सबसे कामयाबी वाली बात थी वो आपको बताना क्यों भूलूं कि उसका बाप हमेशा अपने रब के आगे यूं हाथ जोड़ के रखता था और कहता था, मौला मेरी पुठ ना लाई, मेरी कंड ना लाई, इको एक मेरा पुत्र है और मैं शरीक को तुम बचा के इत्थे लेके आया, तो तू प्लीज़ इनू इज्जत दें तो ये दिल च मेरी भी हमेशा इज्जत पाई रखी। यानी ये वो दुआएं थी जो मुसलसल वो मांगता था और मेरा रब दुआओं का तो कभी गिरने नहीं देता, हमेशा दुआओं को कबूल करता है और उनका जवाब भी देता है। खातिन हज़रात, आप सब अपनी औलाद का फल पाएँ, उसके मज़े लें, उनकी कामयाबी को इंजॉय करें, उसकी मिठास को, और फिर अपने रब का शुक्र करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।